बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पोलिंग मुकम्मल हो गई, नतायज आना शुरू हो गए और बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड लेती हुई दिखाई देती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बना लेगी। नतायज मुकम्मल होंगे तब पार्टी पोजीशन सामने आ सकेगी, किस जमात ने कितने सीटें ली और किस तरह हुकूमत बनाने के लिए उसको किसकी सपोर्ट दरकार होगी। लेकिन इस आज के प्रोग्राम के हवाले से हमें जायज़ा लेना पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस का, पूरे मुल्क के अंदर जो हमारे यहाँ जमहूरियत का एक पूरा सिस्टम है, इसका हम जायज़ा लेना चाहते हैं। क्योंकि आज़ाद कश्मीर वो खित्ता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बड़ा पुरअमन खित्ता है। यहाँ इलेक्शंस भी होते हैं तो बड़े पुरअमन तरीके से होते हैं। यहाँ सियासी जमातें बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करती हैं, एक दूसरे के साथ कारकुन मिलकर चलते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं। लेकिन इंतखाबी मुहिम में तो हमने स्टेज पर खड़े कायदीन को जिस तरीके से देखा और जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उससे लगता यह है कि हमने कोई सबक नहीं सीखा। हम मुसलसल उस तबाही के गड़े की तरफ जा रहे हैं जिसका नतीजा आज मेरे पोलिंग डे पे लोगों ने देख लिया। जो तशद्दुद की बात, जो नफरत की बात और जो एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की सियासत सियासी जलसों में की गई थी, आज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख और आज़ाद कश्मीर की सियासी तारीख के बदतरीन पुरतशद्दुद और हंगामा खेजी पर मुश्तमिल थे। सारा दिन पोलिंग स्टेशनों पर कारकुन एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहे, फायरिंग करते रहे। एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाऊं, जरा देखिएगा किस तरीके से ओपनली फायरिंग की जा रही है और इस फायरिंग के नतीजे में बेचारे वोट डालने वाले वोटर कैसे भाग रहे हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि हम किस हद तक सबक सीख चुके हैं माजी के वाकयात से। पोलिंग डे के ऊपर इस किस्म की वाकयात, इस किस्म की फायरिंग आपने कम ही देखी होगी। महाज नहीं है बल्कि एक पोलिंग स्टेशन है जहां पे इस तरह अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। आज कुछ कारकुन अपनी जान से भी हाथ धो बैठे, इसके साथ साथ कई जख्मी भी हुए। जगह जगह पोलिंग रुकी, जगह जगह दंगा फसाद हुआ और जिसने जितनी ताकत थी उसका भरपूर इस्तेमाल किया। गोया आज़ाद कश्मीर के बारे में जो एक राय थी कि यहाँ बड़े पुरअमन इंतखाबात होते हैं, ये राय भी अब माजी का हिस्सा बन गई। किस पर जिम्मेदारी डाली जाए? क्या वज़ीर आज़म साहब से पूछा जाए कि जिस किस्म के जलसों से खिताब करते हुए आप लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ललकारते हैं अपने मुखालफिन को, और जो अपोजिशन के रहनुमा आपको जैसे ललकारते हैं, उससे कारकुनों को क्या सबक मिलता है? क्या मिलजुल कर इकट्ठे रहने का, सियासी कैंपेन चलाने का सबक मिलता है या मार धाड़ का सबक मिलता है? फिर उसके साथ साथ कानून की धज्जियां जिस तरीके से उड़ाई गई। एक वफाकी वजीर साहब हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आज टेलीविजन स्क्रीन पर, बड़े अखलाकियात का दर्स देते हैं। अली मोहम्मद खान साहब उनका नाम है, पोलिंग स्टेशन के अंदर मौसूफ तशरीफ ले गए और जरा तस्वीर को गौर से देखिएगा, ऐसे खड़े हैं जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये खुद होते हैं। वफाकी वजीर का जाके पोलिंग स्टेशन में इस तरह घुस जाना, इस तरह हदायत जारी करना, क्या ये इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या अली मोहम्मद खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? कि आपको किस हैसियत से एक पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर इस तरीके से जो कानून के मुताबिक जो सरकारी काम है उसमें मुदाखलत करने की आपको इजाज़त किसने दी? लेकिन हमारे यहाँ कौन पूछने वाला है? हम अखलाकियात का दर्स देते हैं दूसरों को। वज़ीर आज़म साहब उस बंदे को भी लेके जाते हैं जलसे में जिसको इलेक्शन कमिश्नर ने बैन कर दिया कि आप आज़ाद कश्मीर से निकल जाएं, आप जलसों से खिताब न करें। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने सबक दिया, पैगाम दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उनको साथ बिठा के हेलीकॉप्टर पर साथ ले जाकर कि इलेक्शन कमिश्नर साहब आपकी बात को नहीं मानता, कानून ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए है, आम आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। ये रवैया है सियासी दानों का, सियासी कारकुनों का। फिर हम समझते हैं कि मुल्क के अंदर सियासत में बड़ी अखलाकियात हम सीख रहे हैं। तब्दील हुआ पाकिस्तान, ऐसा तब्दील हुआ पाकिस्तान जहाँ ना कानून हो, ना किसी की इज्जत महफूज हो, ना लड़ाई झगड़े के बगैर पोलिंग मुकम्मल हो सके और ना धांधली के इल्ज़ामात के बगैर इंतखाबात हो सकें। ऐसे इंतखाबात को किसी ने क्या करना है, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं और ये मकबूल जान साहब सीनियर तजियाकार हैं, उनके साथ इफ्तिखार अहमद साहब मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, और उसके साथ साथ फरीद रईस साहब हमारे एंकर पर्सन मुजफ्फराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और मुख्तलिफ अजला में जो हमारी टीमें मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और यह मकबूल जान साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। एक वफाकी वजीर पोलिंग स्टेशन के अंदर जाके खड़े हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं, ऐसे हदायत जारी कर रहे हैं जैसे इलेक्शन उनकी निगरानी में हो रहा है। फिर जगह जगह दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े, कारकुन एक दूसरे के साथ कथम पेल हो गए, फायरिंग के वाकयात, दो कारकुन अपनी जान से हाथ धो बैठे, कई अपनी टांगें तोड़वा बैठे। ये किस किस्म की पाकिस्तान के अंदर सियासत आगे बढ़ती चली जा रही है? फिर इल्ज़ामात लगेंगे मुदाखलत के, धांधली के। क्या हम इस मुल्क के अंदर एक ऐसा निज़ाम वज़ा करने में नाकाम हो गए हैं कि लोग इलेक्शन पर एतमाद कर सकें और आराम के साथ अपनी पार्टियों को सपोर्ट करते हुए वोट डालें, वापस घर को चले जाएं, फायरिंग ना करें, एक दूसरे के ऊपर थप्पड़ ना मारें, गोलियां ना चलाएं?
एक दूसरे की जान का ख्याल रखें, ये कल्चर कहाँ चला गया? देखें, हमने अपनी ज़िंदगी में सबसे लंबी इलेक्शन कैंपेन जो देखी थी वो 1970 के इलेक्शंस की थी, और आप अंदाज़ा करें कि 1 साल पूरी याह्या खान ने कैंपेन अलाउ की थी, और हमारी सियासत में तहम्मुल, बुर्दबारी और इन सारी चीज़ों का इतना बड़ा अंसर शामिल था कि किसी का जुलूस दिल से नहीं उल्टे जाते थे, किसी के बारे में गैर शाइस्ता ज़ुबान नहीं इस्तेमाल की जाती थी। थोड़ी बहुत जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो ज़रा सी तल्ख ज़ुबान इस्तेमाल करते थे वो भी मजाक के अंसर में करते थे, और लोग उसको मजाक के तौर पर ही लिया करते थे। आप अंदाज़ा करें कि वो पूरे साल की कैंपेन के अंदर आपको कहीं ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती थी। कॉन्टेंट बोलता था, कोई कहता था हम सोशलिज्म की बात करते हैं, कोई कहता था हम इस्लाम की बात करते हैं, कोई कहता था हम जमहूरियत की बात करते हैं, कोई कहता था हम कौमी हुकूक की बात करते हैं। आप अंदाज़ा करें कि 1977 के बाद 85 के जब 85 का जब इलेक्शन आया है, तो उस 85 के इलेक्शन के अंदर चूंकि नॉन पार्टी इलेक्शन था तो बरादरी आ गई, कभी लोग आ गए। किसी ने कहा मैं अपना उसकी बात करता हूँ, बुकटी की बात करता हूँ, किसी ने कहा मैं वड़ैच की बात करता हूँ, किसी ने कहा मैं अरबाब की बात करता हूँ। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, और फिर उसके बाद एक अजीब व गरीब किस्म का 1980 से लेके अब तक हम आहिस्ता 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 हालत ये हो गई है कि आप तमाम पार्टियों के इस सिर्फ इस आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के जलसे निकालने, आपको कुछ पता नहीं चलेगा सिवाय ये कि तू ऐसा है और मैं ऐसा हूं, तू ऐसा है तो मैं ऐसा हूं। लेकिन ओरिया साहब इन कारकुनों को समझ क्यों नहीं आती जिन्होंने आज एक दूसरे के खिलाफ फायरिंग की, एक दूसरे को थप्पड़ मारे, धक्के दिए, टांगें तोड़ी, जगह जगह पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, और आज़ाद कश्मीर का अमन व अमान के लिहाज से एक बदतरीन इलेक्शन हुआ। नुसरत साहब, आप अंदाजा करें कि कारकुनों को यही लोग तो हैं जो गरमाते हैं, यही लोग तो हैं जो जोश में लाते हैं। लीडर सबसे, अली अहमद खान की आपने तस्वीर बताई, अली अहमद खान का काम क्या है वहां पर? पहली बात तो यह है कि हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि जब से आपने आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का गंद लेके गए हैं, पाकिस्तान का मसला कश्मीर पूरी दुनिया के अंदर उलझ के रह गया हुआ। आप सोच नहीं सकते कि ये कश्मीरी जो हैं ये लंदन में भी बिखर गए हैं, ये बर्मिंघम में भी बिखर गए हैं, ये फ्रांस में भी बिखर गए हैं, ये वहां भी पीपल पार्टी और नून लीग और तहरीक इंसाफ के अंदर बिखर गए हैं। उनका वो कौज ही नहीं रह गया जिसके उस दिन सरदार कयूम बेचारे मर गए रोते हुए, KH खुर्शीद बेचारे मर गए रोते हुए, सरदार इब्राहिम बेचारे मर गए रोते कि हमें हमारी पार्टियों तक महदूद रहने दो, लेकिन नहीं। और अब भी देखें आप नसरुल्लाह साहब, इस जगह इलेक्शन जो है, कश्मीर का इलेक्शन कोई लड़ने नहीं गया था। ये आइंदा अगले 2023 के पार्टी इलेक्शन जो होने वाले हैं, जो पाकिस्तान में होने वाले, उसकी तैयारी में गए हुए थे, और उसी की सारी बैटल ग्राउंड थी, उसी की गालियां थी, उसी की एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू थी, वही चीज वहां चल रही थी। और सबसे अहम बात यह है कि इन लोगों ने लोगों के अंदर हिजान में मुब्तला कर दिया, लोगों को तबाह बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। इफ्तिखार अहमद साहब, इलेक्शन के नतायज क्या आ रहे हैं, कौन हुकूमत बना रहा है, इस पर भी हम आपसे तजिया लेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो कुछ इलेक्शन मुहिम के दौरान हुआ उसका रद्दमल आज लोगों ने देख लिया। लोग जगह जगह दस्तों गिरबान हुए, फायरिंग की गई, पोलिंग रुकती रही, एक दूसरे को मारा गया, पीटा गया, कारकुनों को रोका गया, पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाने दिया गया। वो आज़ाद कश्मीर जो पुरअमन इंतखाबात के हवाले से एक अपनी खास हैसियत रखता था, आज ये भी माजी का हिस्सा बन गया। हम किस तरफ चले गए? फिर आपने ये भी देखा कि अली मोहम्मद खान साहब हमारे दोस्त हैं, इखलाकियात का भाषण देने थकते नहीं हैं। आज पोलिंग स्टेशन के अंदर ऐसे जा घुसे जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वजीर आजम खुद जाएं, हेलीकॉप्टर बैठ के जलसे करें। फिर इखलाकियात का, कानून के एहतराम का दर्स हम लोग किसको दे रहे हैं? अपनी कौम को किसको सुना रहे हैं? यार, मुझे तो आपका दुख, मैं बराबर का मैं शरीक हूँ, और दुख के अलावा हम बूढ़े लोग कर क्या सकते हैं। हमने अच्छे इंतखाबात भी इस मुल्क में देखे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ औरिया साहब का कि उन्होंने 1970 के इंतखाबात को बहरहाल एक नजरियाती इंतखाब के तौर पे पेश किया आज, और सुनने वालों को भी पता लगेगा कि यहाँ पे कोई ऐसा इंतखाब भी हुआ था जिसमें गरीबों के हकूक़ की बात की गई, जागीरदारों के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया गया, जिसमें कहा गया मजदूरों को उनके राइट दिलवाए जाएंगे, नौजवानों को उनके हकूक़ दिलवाए जाएंगे। इस मुल्क में नजरियाती सियासत हुई और वो 1980 के बाद दफन हो गई कहीं पे इन लोगों के पैर। अब जब देखे ना, एक कैंडिडेट 1 अरब रुपया देने को तैयार है, 1 अरब रुपया, तो जब 1 अरब रुपया बाजार में खुलेआम सौदा हो रहा हो, किस जमहूरियत की हम बात कर रहे हैं? वफाकी वुज़रा पोलिंग स्टेशनों में आज घुसे हैं, बैलेट बॉक्स प्राइवेट गाड़ी लोगों की निगरानी में और प्राइवेट कारों में पोलिंग स्टेशन तक लाए गए हैं।
हल्का 34 एलए में वोटरों का इंदिराज जो फरिश्तों में था नहीं, वोट के बाद धक्के खाते रहे हैं। एलए 32 में फसाद हुआ, राजा फारूक हैदर जहां से उम्मीदवार है वहां पर ठीक ठाक फसाद हुआ। इलेक्शन कमीशन के अमले को शिकायत की गई तो उन्होंने कहा ये आप हमसे शिकायत ना करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएं। बाग, कोटली, पलंदरी, भिम्बर, इन तमाम जगहों पे एहतसादम हुए। हमारे इधर जो पाकिस्तान में नशिस्तें हैं उन पे झगड़ा हुआ, अलीपुर चट्टे में हुआ, गुजरांवाले में हुआ। वहाँ पे खुद आप देखें 2 अफराद बेचारे जान बहक हो गए। LA 20 में फायरिंग के वाकयात हुए। अब ये इतने छोटे से इलेक्शन के अगर हालात ये हैं, जो 33 सीटों का इलेक्शन है सारा, जिसमें 12 पाकिस्तान में है और 8 सीटों पर अभी अब देखें ना जो अफसोसनाक बात हुई जिसपे मेरे साथ हैं और ये साहब सुनेंगे, यानी एक ऐसा शख्स जमात इस्लामी का जिसकी जमात इस्लामी से कमिटमेंट की तारीफ न सिर्फ कश्मीरी यहाँ के भी करते हैं बल्कि उधर के कश्मीरी भी करते थे, वो महज इसलिए अपने आप की सियासत और रसूल छोड़ बैठा कि उसको एक मुख्तस सीट की तवक्को हो गई। तो फिर यहाँ तक जब हम पहुंच जाते हैं तो पूरा का पूरा जनरेशन तबाह होगी। इस पे बात इफ्तिखार साहब, मैं चाहता हूँ आपसे इस पे भी आप कमेंट कर दें, कारकुनों को भी कुछ सबक दे दें, उनको भी कोई आप पैगाम दे दें। कारकुन क्यों कारकुन है ही नहीं, देखिए कारकुन क्यों लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, आज क्यों लड़े एक दूसरे के साथ? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। पहली बात है कि नजरियाती झगड़े कोई नहीं, इसको कारकुनों को एक बात समझ लेनी चाहिए, ठीक, ये झगड़ा है पैसे, दौलत और ठेकों का। ठीक है, बिल्कुल, इसमें कोई दो शक नहीं है मुझे, राइट? बिल्कुल। जब बात ही पैसे और ठेकों की और लूटमार के हिस्सों की है तो फिर जो आदमी उसमें शामिल है वो फिर सियासी वर्कर नहीं है, वो फिर करिंदे हैं। ठीक है, सियासी वर्कर और करिंदे में फर्क है। बिल्कुल ठीक। और अवाम जो है, ये मैंने अभी सुना वो इलेक्शन कमिश्नर साहब पता नहीं 2 इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करके और भाई तीसरी पार्टी का भी इंतजार कर लेते, कोई 22 तो बच जाते 22 होने से। क्या जरूरत थी कि 2 पार्टियां जो जीती उनका अनाउंस करो, तीसरी पार्टी में कोई सीट ही नहीं मिल रही, क्या जरूरत थी? अब इस किस्म के जो बाइसेस हैं ये नौजवानों में जा रहे हैं। बिल्कुल। गालियां जो गन्नापुर ने जो रवायत वहां में जन्म दिया है, आप यकीन करें, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हमारे भी कश्मीरी दोस्त हैं, कभी ये जबान, ये सोच, ये फिक्र कश्मीर में ना सुनी थी ना देखी गई। बिल्कुल ठीक है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हुई। इफ्तिखार साहब, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक में ले लूँ, वापस आते हैं, फिर आपको हल्कों की सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे, मुख्तलिफ हल्कों में किसका पलड़ा भारी है। हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं और हमारे एंकर पर्सन फरीद रईस और जावेद बलोच हमारे ब्यूरो चीफ वो भी मुजफ्फराबाद के अंदर मौजूद हैं। एक और व्यू लेंगे इस वक्त के इंतखाबात के नतायज जो अब तक आए हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान एक बार फिर खुश आमदेद आपको लिए चलती हैं मीरपुर, जहाँ पे बड़ा सख्त मुकाबले की तवक्को थी PTI और PMLN के माबैन। साबिक वज़ीर आज़म वहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब। फौजिया अंदली भी हमारे साथ मौजूद है, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। फौजिया, ये बताइएगा कि क्या रिजल्ट सामने आया, कितना सख्त मुकाबला हुआ मीरपुर में? जी, आपको बताती चलूं कि हल्का LA3 जिसमें कांटेदार मुकाबला होने जा रहा था और मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे जो उम्मीदवार थे चौधरी सईद साहब और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, इन दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला था। लेकिन जो है जब नताइज सामने आए तो हमने देखा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं वो तकरीबन 4000 वोट की लीड से जीत रहे हैं। और फौजिया, कोई धांधली के इल्जामात, पुरअमन पोलिंग हुई, पोलिंग पे कोई लड़ाई झगड़ा या कोई धांधली के इल्जामात तो नहीं लगाए गए PMLN की तरफ से? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा। मैं फौजिया, कोई धांधली के, रिगिंग के इल्जामात तो नहीं लगे जो है वो PMLN की तरफ से? हल्का LA3 की बात की जाए, हल्का LA3 मीरपुर की, तो यहाँ पे हम फील्ड में भी थे, लेकिन सब तरफ यही कहा जा रहा था कि साफ शिफाफ जो इंतखाबात हैं वो हो रहे हैं। अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। ठीक है, चलते हैं मुजफ्फराबाद, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं फरीद रईस साहब और जावेद बलोच साहब। फरीद रईस साहब, पोजीशन थोड़ी सी वाज़ेह हो चुकी है मेरे ख्याल में, अक्सरियत जो सीटों पर PTI को लीड हासिल है। जी बिल्कुल नसरुल्लाह मलिक साहब, इससे पहले भी हमने जब बात कर रहे थे आप भी हमारे साथ मौजूद थे और ये बात हमने देखी
वाज़े तौर के ऊपर कि जो वफाक में हुकूमत है वही हुकूमत जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी वही हुकूमत बनाने में कामयाब रहती है। ये एक रीत है, चलती चली आ रही है और इस बार भी जो नताइज हैं वो उससे कुछ ज़्यादा या जो रीत है वो टूटती हुई नज़र नहीं आती है। बुनियादी तौर के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं वो कितनी नशिस्तें लेने में कामयाब होती है। आया वो अपनी सिंपल जो मेजॉरिटी है वो बनाने में कामयाब होती है या फिर उसको यहाँ पे दीगर जो इत्तेहादी जमातें होंगी जिनसे वो इत्तेहाद करेगी उसका सहारा लेना पड़ेगा। ये पहले तय हो चुका है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सपोर्ट करेगी पीटीआई की हुकूमत साजी में। जी हाँ, उसी चीज़ के ऊपर मैं उन्हीं अलाइज की बात कर रहा हूं मैं कि वही वो अलाइज होंगे जिनके साथ उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की हुई होगी, जिनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उन्हीं की नशिस्तें अगर जो उनके अलाइज हैं जो जीतेंगे उनके साथ ही जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कहीं से कमी होगी तो वो उनके साथ एडजस्टमेंट करेगी और यही वो एडजस्टमेंट होगी जिसकी बुनियाद के ऊपर पीटीआई यहाँ पर हुकूमत बनाएगी। मजमूई तौर के ऊपर अगर आप देखें अमन व अमान की भी बात मैं ज़रा यहाँ पर बता दूँ कि ओवरऑल जो ये इलेक्शन रहा है हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उनसे मिले भी और जो उनसे गुफ्तगू हुई उनके मुताबिक ये था कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है यहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के कानून साज असम्बली के इंतखाबात के अंदर कि इससे पहले 2 पार्टी थी उनके दरमियान था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आ जाने के बाद हमने देखा कि वॉर ऑफ वर्ड्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तरह की जुबान जिस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हुई और उसके बाद उनके जो वफाकी वज़रा रहे जिस तरह की कानून की खिलाफ वर्जी मामला। जवेद बलोच साहब, क्या सूरत हाल है? आपको लगता है कि सिर्फ शिकायत PMLN को हैं या पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन नताइज के हवाले से शिकायत हैं? मलिक साहब, हमने देखा जब हम कवर कर रहे थे ये पूरा इलेक्शन तो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी नॉन लीग बल्कि पीटीआई की तरफ से भी ये कहा गया कि हमें कंप्लेंट्स है, हमारे जो मुखालफिन है राजा फ़ारूक हैदर पर इल्ज़ाम लगाए गए कि वो जो है हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मर्जी का जो है वो रिजल्ट देने के लिए। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं कि तकरीबन तमाम पार्टियों ने जो है वो न सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार बाज़ दफ़ा जगहों पर किया बल्कि जो हुकूमती मशीनरी थी यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी हैं, आईजी हैं और बाकी लोग जो हैं उन पर भी अदम एतमाद का इजहार किया मलिक साहब के वो जो है वो अपने पसंद के उम्मीदवार को जो है वो सपोर्ट करवा रहे हैं और वोट डलवा रहे हैं। लेकिन जो वोटर्स थे मलिक साहब उन्होंने आज जो रोल प्ले किया है, जो जैसे लोग घरों से निकले हैं और जिस तरह उन्होंने वोट कास्ट किए, हालांकि पूरी आज़ाद कश्मीर में छुट्टी थी, पूरी मार्केट एक वजह ये नहीं है कि लोग जो आज़ाद कश्मीर के बैरून मुल्क होते हैं या कम अज कम दीगर शहरों में होते हैं ईद की छुट्टियों की वजह से वो अपने घर आए हुए थे इसलिए वोटिंग की शरह में इजाफा हुआ है। ये भी सर ये भी वजह हो सकती है, लेकिन मैं सर इसे कहूँगा जो जिम्मेदारी है वोटर की वो उन्होंने अपनी पूरी की है और जिस तरह उन्होंने वोट डाले हैं तो हमने देखा कि बुजुर्गों को जो है वो कंधों पे उठा के व्हील चेयर पर ला के और जो खवातीन है स्पेशली हमने देखा कि खवातीन और मर्द जो है वो एक पोलिंग स्टेशन पर जो है वो अपने वोट कास्ट कर रहे थे। कोई जो है वहाँ पे ये जेंडर जिसमें नहीं थी कि खवातीन का पोलिंग स्टेशन अलग होगा मर्दों का अलग होगा, तो सब ने एक ही जगह पर वोट कास्ट किया। लेकिन जो इम्पैक्ट मतलब यहाँ पे पड़ रहा था तहरीक इंसाफ को जो है वो लोग उनसे अनाइड भी थे और जो वज़ीर आज़म थे उन पर भी जो है इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो यहाँ पर उन्होंने आए जलसे किए और फिर जो है वो सारा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, और ये मकबूल जान साहब आपकी तरफ आता हूँ, यानी अगर ये इल्ज़ामात लगेंगे एक दूसरे के ऊपर फिर ख़ास तौर पर अगर हम देखें पीटीआई लीड करने की पोजीशन में आ गई है, वहाँ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाती है, ये मिथ तो कायम होगी कि जिसकी वफाक में हुकूमत होगी उसकी कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत होगी। इसकी बुनियादी वजह आवाम के मसाइल हैं। लोग सोचते हैं कि हुकूमत अगर मरकज़ की हुकूमत अगर वहाँ पे नहीं होगी, उनकी सपोर्ट नहीं मिलेगी, फंड्स नहीं मिलेंगे, डेवलपमेंट नहीं होगी, ये सोच भी कार फरमा है। देखिए हर इलेक्शन के अंदर कोई ना कोई फैक्टर्स मौजूद होते हैं जिसकी बुनियाद पे आप किसी को वोट देते हैं और ये लोगों का फैसला है। कुछ लोग इस बुनियाद पे फैसला करते हैं। हमारे यहाँ क्या रवैया होता है, हम इस बंदे को वोट क्यों नहीं देंगे क्योंकि ये जीतेगा नहीं, मैं अपना वोट क्यों ज़ाया करूँ। और ये अमूमी रवैया आप पूरे मुल्क के अंदर तो पूरी या का पूरी दुनिया के अंदर होता है कि जमहूरियत बुनियादी तौर पर ज़ाती मफादात के इससे बालातर कभी निकली ही नहीं, क्योंकि नजरियाती जो है ना वो सियासत गई ख़त्म जहन्नम में एक ज़माने में हुआ करती थी। मसला सारा ये है कि आपके ये जो बेसिकली आज़ाद कश्मीर है ये एक आपको कुछ अरसे के लिए मैंडेट मिला हुआ है कि आपने इस मुल्क इलाके का तहफ़्फ़ुज़ करना है जब तक मैंडेट ना हो जाए, जब तक उसका वो प्लेबिसाइट ना हो जाए। उस प्लेबिसाइट से पहले आप उसको फंड भी
भी देते हैं। खान साहब ने तो रेफरेंडम का ऐलान कर दिया कि खान साहब ने तो उसके पहले इस्तिस्वाब से पहले रेफरेंडम का ऐलान कर दिया। नहीं, स्वाद से पहले नहीं किया। वो कॉन्स्टिट्यूशन का 275 कहता है सर, मैं आपको पढ़ देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का 275 कहता है कि जब एक दफा इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जब पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा तो आगे मैं आपको पढ़ देता हूं अगर आप कहते हैं तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो हैं वो कश्मीरियों की मर्जी मुताबिक तय होंगे। लेकिन औरिया साहब उसकी पहली शर्त यह है कि इंडियन फोर्सेस ऑक्युपाइड कश्मीर को छोड़ेंगी, फोर्सेस वहां से निकलेंगी। सर नहीं, वो उसके बाद की बात है। ये जो इमरान खान ने बात की ना, हम कंफ्यूज ना करें इस बात को। इमरान खान ने जो बात की है मैं मेरे सामने आपको अभी पढ़ देता हूँ। वो उसका जो आर्टिकल है ना उसका, वो अभी आपको 275 आर्टिकल है ये मेरे साथ। उसके अंदर आर्टिकल के अंदर ये बेसिकली बकायदा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जब इस्तिस्वाब हो जाएगा और कश्मीरी पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे फिर उसके बाद एक रेफरेंडम जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फिर कश्मीर, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं, पहले इस्तिस्वाब होगा, कश्मीरी मिल जाएंगे, उसके बाद रेफरेंडम हो सकेगा। हाँ, वो 9 मंजिल होगा, 9 ज्यादा नाचेगी, वो बड़ा लंबा काम है। तो एक सियासी मैं कह रहा हूँ कि यही गिलगित बल्तिस्तान का हाल है यही। और 1991 से पहले 1991 का बजट क्योंकि बलूचिस्तान का मैंने बनाया था इसलिए मुझे याद अच्छी तरह कि 1991 से पहले होता था कि डेफिसिट पिक्ड अप पे द फेडरल गवर्नमेंट और सरप्लस जो था वापस होता, सरप्लस कभी होता नहीं था। तो बलूचिस्तान को भी हमने ऐसे बनाया हुआ था और बलूचिस्तान में भी उसी की हुकूमत होती थी जिसकी फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत होती थी। तो जब तक आप वहाँ का सस्टेनेबल सिस्टम नहीं बनाते आ नहीं सकता जी। आज और ये सभी छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लें, वापस आएंगे तो फिर आपसे पूछेंगे, इफ्तिखार सबसे पूछेंगे इलेक्शन पर अदम एतमाद हुआ तो होगा क्या? क्या कोई एहतजाज होगा, तहरीक चलेगी, सियासी जमातें करेंगी क्या, या 4 दिन नारा लगा के फिर पुरअमन तरीके से आगे बढ़ जाएंगे? इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदेद। इफ्तिखार में सब ये बताइएगा कि ये जो धांधली के इल्ज़ाम लग रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तार सभी गिरफ्तार हो गए हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा? चंद दिन का एहतजाज या कोई ज़्यादा मामला ख़राब हो सकते हैं? दुआ करनी चाहिए कि मामला ख़राब ना हो और चंद दिन तक हो जाए। कि जैसा कि मैंने आपसे अभी शेयर किया कि पीटीआई इस पोजीशन में आ गई है कि वो कल से गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी। और ये बात तो शेख रशीद साहब को पता थी बहुत पहले, कई घंटों पहले उन्होंने कहा था कि 9:00 पे इमरान वहाँ पे हुकूमत बना लेगा। तो उसके इल्म में थी, बस सिर्फ हमारे इल्म में नहीं थी, बस ये हमारी बदकिस्मती है। तो दुआ करें कि इस मामला यहीं तक रहे, इससे आगे ना जाए। और दूसरी बात जो है, अगर अपोजिशन इस तरह बिखरी रही जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में बिखरी थी तो रिजल्ट यही आएंगे। हेलो, आपको लगता है ये है कि बस ये जो एहतजाज होगा ये बस अपना दम तोड़ जाएगा? कोई जो लोग सोच रहे हैं कि शायद ये एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मरीम नवाज साहबा ने भी जलसे में भी ऐलान किया था कि अगर नतायज बदले गए, धांधली हुई, हमारे साथ ज्यादती हुई तो फिर इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। भाई बात यह है, कौन जाएगा इस्लामाबाद? मैं आप ही के प्रोग्राम में कह रहा था कि जब सियासी वर्कर होंगे, अगर कमिटमेंट की बात होगी, नजरियात की बात होगी, नजरियात की सियासत होगी, तो अभी हंगामे शुरू हो सकते थे उन हलकों में जहाँ पे बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ है, जहाँ पे 16,912 वर्सेस 15,540 फड्डा वहीं पे कोटली में शुरू हो सकता था। जो एक और निशिस्त है 8,960 पीटीआई, मुस्लिम लीग 7,853, एक है 22,892 पीटीआई और 22,672 मुस्लिम लीग। नसीमा वाली जो सीट है 782 वर्सेस 720। तो ये हंगामे तो यही हो सकते थे, लेकिन आला हंगामे तो वो लोग करते हैं जिनकी वो कमिटमेंट होती है। जब कमिटमेंट ही नहीं होगी तो ये कहना है कि तकारीर के जरिए, तकारीर तो गिलगित बल्तिस्तान में दोनों फ्रीकैन ने की, बड़ी अच्छी तकारीर की और दोनों ही हार गए, और यहाँ भी दोनों ने बड़ी अच्छी तकारीर की और दोनों ही हार गए। और ये जब इकट्ठा करेंगे ना आप इनका इलेक्शन रिजल्ट, तो आपको हैरानगी होगी कि अगर ये दो अलग-अलग ना लड़ते और इकट्ठे लड़ते तो अब तक की जो सूरत हमारे सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी 9 सीटों पे जीत गई है और मुस्लिम लीग को 6 सीटों पे जीत रही है और 2 पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जीत चुकी है। तो ये अगर मिले तो ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे इमर्ज कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो चाहती ही नहीं है। मेरा ख्याल सारा गेम प्लान जो है वो आपके और मेरी समझ में नहीं है। गेम प्लान इन्हीं लोगों को पता है, इनकी क्यादतों को पता है कि गेम प्लान असल में है क्या। और बाकी मैं नहीं चाहूंगा कि किसी का बच्चा मरे, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं नहीं चाहूंगा किसी गरीब आदमी का बच्चा मरे। हाँ, अगर कोई नजरियाती जंग हो, अगर गरीबों की हकूक की बात हो,
जागीरदारी के खिलाफ हो, मजदूरों की बात हो, आदमी अपनी जिंदगी और मौत के खेल कूद जाता है। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही कुछ और है। यहाँ पर तो जो है एक आदमी अब माशाल्लाह वो 1 अरब रुपया वाला जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। क्या खूबसूरत बात है यार। कभी सोचा था 1 अरब रुपया वाला बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? और छुपी बात नहीं मैं कर रहा, छप चुकी है अखबारों अखबारों में, अभी कोई कंट्राडिक्शन इसकी नहीं आई। सबसे बड़े लूजर इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। सेकंड जो है वो है पाकिस्तान के जो इलेक्शन के सिस्टम है वो है सबसे ज्यादा लूजर। ये सिस्टम में कुछ है ही नहीं, ये किसी को सजा दे सकते ही नहीं, ये कुछ कर ही नहीं सकते। ये है अफसोसनाक बात। और ये साहब इलेक्शन के ऊपर अगर किसी का एतमाद ना रहे, हम एक पुरअमन और पुरएतमाद इलेक्शन ना करवा सकें तो क्या फायदा? तो फिर अफसोस है ना। दुनिया क्या कहेगी आपके बारे में? पता दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कहेगी कि आपकी जो वफाकी हुकूमत है लोगों को उस पर एतमाद नहीं है। और ये साहब आप क्या कहेंगे इस पे? जी 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 बिल्कुल सही बात है। देखिए बेसिकली दुनिया पूरी में जहां उन्होंने जमहूरियत की क्रेडिबिलिटी रखी है तो वो कम अज़ कम ये ज़रूर रखी है कि लोगों को नज़र ज़रूर आता है कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो रहे हैं। वो बेशक 6.8 अरब डॉलर रहते हैं ओबामा को तुम इलेक्शन लड़ो या उसको ट्रंप को या बाइडन को पीछे फीड ज़रूर करते हैं, लेकिन अवाम को ये नज़र नहीं आता। अवाम को जब अवाम के सामने आते हैं तो फिर वो पैसा वैसा पीछे रह जाता है। उनकी अपनी गुफ्तगू, उनकी बातें, उनके साथ उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि वोट के हिसाब से किस तरीके से उसको लेके चल रहा है, ये सब कुछ हर टैक्टिक्स वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ज़रूर इंश्योर करते हैं कि किसी तौर पर कोई शख्स ये ना समझे कि उसका वोट जो है वो कहीं गलत जो है वो इस्तेमाल हो रहा है या उसकी जगह किसी और ने वो ये नहीं होने देते। सियासी जमातें कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाने पर राजी क्यों नहीं होती? सियासी जमातें क्यों नहीं चाहती? खमीर ऐसा है ना। देखिए मेरी बात सुने, 1857 में इस जमहूरियत की दाग पे डाली गई थी और जिन जिन लोगों ने पैसे दिए थे, जिन जिन लोगों ने जमीनें दी थी, पैसे बंदे दिए थे 18 साल में जंग लड़ने के लिए, उनके 3-3, 4-4 बेटों को ले लिया था। एक को लगाया था रेजिडेंट मजिस्ट्रेट, दूसरे को लगाया था किसी जगह और पटवारी और उसके अंदर, तीसरे को लगाया था एचसन कॉलेज में डाल के पॉलिटिकल लीड, और चौथा था फौज के अंदर ऑनररी कैप्टन। और वहां पर उनके एक 27-28 साल जो थे, बल्कि जैसे वो सारे के सारे उसमें आ गए थे। और वो उसके बाद 1920 में पहले इलेक्शन हुआ था। आपको पता है कि 1920 में पहला इलेक्शन लड़ा था वो लड़ा था उसका पार्टी का सरबराह जो सिख था, भीम सिंह, और उसने इलेक्शन उसको याद भी नहीं। और ये साहब मैं मदाखलत की वो चले आ रहे हैं। और ये साहब मदाखलत की माफी चाहता हूँ। आप खुदा के वास्ते ये देखें कि अगर 3 वोट लेके आप जीत रहे हैं, अगर आपका वोटर टर्नआउट ही नहीं आ रहा है तो मैसेज क्या जाएगा? मैसेज ये जाएगा कि इस्लामाबाद की हुकूमत से ये कश्मीरी मुतमिन नहीं है। आप इस पे भी गौर करें ना। अच्छा एक और बात बताऊं, दुनिया में ना जहां पर वोट डाला जाता है ना उसमें होता है नंबर 1 मतलब सरदार फलाना फलाना फलाना, एक के नीचे लिखा नन ऑफ द अबव, कि मैं किसी को नहीं मानता हूं। पाकिस्तान में अगर नन ऑफ द अबव की कैटेगरी आ जाए, 67% वोट जो है वो इन सारों के खिलाफ आ जाए, और लोग बता दें कि हमारा कोई एतमाद नहीं। एक दफा ये इलेक्शन की वजह। लेकिन देखो राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब जो आज से चंद दिन पहले वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, वो रो रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि रिजल्ट कहां चला गया, कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ ये जो बातें हैं ये अफसोसनाक है, ये संगीन है। नहीं संगीन है। नहीं एक मिनट वो चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो आज भी प्राइम मिनिस्टर हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर होना नहीं चाहिए, आज भी। लेकिन बात तो ये है कि वो आज भी प्राइम मिनिस्टर है और सारे डीसी उनके अंदर है। लोगों को इस इलेक्शन पर भी एतमाद नहीं हुआ तो फिर हमने सीखा क्या है? नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अल्लाह हाफ़िज़।